हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन। इसमें कोई भी मोशन किन किन लॉ से गवर्न होता है वो कवर करेंगे हम। न्यूटन्स के लॉज को पढ़ेंगे, इनर्शिया को पढ़ेंगे, मोमेंटम, इम्पल्स, फ्रिक्शन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंडर। तो देखिए, इससे पहले के दो चैप्टर हैं वो हमने पढ़े हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। उसमें सिर्फ हमने मोशन के काइनामेटिक पार्ट को पढ़ा है। किस पार्ट को पढ़ा है? काइनामेटिक पार्ट को। मोशन के दो पार्ट हमने बताए थे, काइनामेटिक, डायनामिक और स्टैटिक। तो काइनामेटिक पार्ट को ही पढ़ा है। काइनामेटिक पार्ट यानी, और एक इसमें जो लॉज ऑफ मोशन में हम डायनामिक पार्ट को पढ़ेंगे। डायनामिक पार्ट का मतलब क्या हुआ कि हम मोशन किस वजह से हो रहा है, क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो रहा है जिसको हम फोर्स ही कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉज, और इसमें जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था उसमें काइनेमेटिक पार्ट को पढ़ा था। सिर्फ हमने पढ़ा था कि मोशन का रीजन क्या है ना, सॉरी, मोशन के आफ्टर इफेक्ट क्या है ना, या तो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में या मूवमेंट में होगा। तो यानी काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, मोशन, रेस्ट और मोशन को ही पढ़ा था। यानी हमने ये फोर्स की, एक डायनामिक में क्या पढ़ेंगे हम, मोशन किस वजह से हो रहा है, फोर्स क्या है ना, फोर्स को पढ़ेंगे। स्पेशली हमने फोर्स को पढ़ना है इसमें। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कि मोशन हो रहा है ना, मोशन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, तो हमने पहले के चैप्टर्स में सिर्फ मोशन हो रहा है उसको पढ़ा था, लेकिन डायनामिक में हम पढ़ेंगे कि मोशन किस किस वजह से हो रहा है, इसको हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए, बताइए आप, मोशन हो रहा है तो किस वजह से होगा, यानी उस पर एक्सटर्नल कोई एजेंट लग रहा होगा, है ना, जो उसको कह रहा होगा कि भाई, यानी उस पर कोई पुश लग रहा होगा या पुल लग रहा होगा, या तो उस पर कोई पुश लग रहा होगा या पुल लग रहा होगा। तो इस पुश या पुल को ही क्या बोलते हैं, फोर्स। इस पुल या पुश को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, इट्स अ पुश और अ पुल विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, दो बॉल बना रही हूं मैं, ये बॉल रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे, और ये बॉल क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है ना, ये मोशन में है बॉल। अगर ये बॉल रेस्ट पे है तो यानी इस पर एफ एक्सटर्नल कितना काम कर रहा होगा, जीरो, यानी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर ये बॉल मोशन में है तो एफ एक्सटर्नल इस पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन यानी उस पर कोई ना कोई क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी क्या है, इस पे एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाया होगा, तब की इस वजह से ये बॉल मूव करी होगी। और यहाँ ये ध्यान रखिए, ये क्या है, ये हमारी स्मूथ सरफेस है। अगर ये फ्रिक्शनल होगी, यानी ये स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी, तो बॉडी क्या कंटिन्यूअस मोशन करते हुए क्या रुक जाएगी, है ना, कंटिन्यूअस मोशन करते हुए क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एक रेसिस्टिव फोर्स उसमें लगना शुरू हो जाएगा जो उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी रफ सरफेस को, या कोई भी फ्लोर है, हमारा फ्लोर हम कहते हैं मार्बल फ्लोर है या टाइल्ड फ्लोर है, देखिए कितना चिकना होता है ना, स्मूथ होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई उसमें तो वो तो एक स्मूथ सरफेस है, अगर आप उस फ्लोर को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसके सरफेस पे भी आपको ऐसे 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 से रफ सरफेस दिखेगी, वो कंप्लीटली क्या स्मूथ नहीं है। इसलिए डेली लाइफ में अगर आप कितनी भी स्मूथ सरफेस पे कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराएंगे तो कुछ समय बाद वो रुक जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होता। लेकिन हमने इसमें माना है कि बहुत स्मूथ सरफेस है, तो और अगर ये मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली क्या है, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो हमारे पास फोर्स क्या है, एक टाइप का क्या है, पुल और पुश है। और फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हम फोर्स को सभी बुकों में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स क्या है, इसके ऊपर मैंने ऐसे एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर। यूनिट बताइए फोर्स की, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन होती है।
ये कौन सी यूनिट है, एसआई सिस्टम में। और फोर्स की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। और इसमें रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन DYNE। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁴ डाइन। कैसे, 1 न्यूटन कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 1 kg मास ले लो तो 1 न्यूटन इस मतलब 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड। 1 kg का हो जाएगा 1000 ग्राम, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर का क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 10⁵ आ गया ना डाइन। यानी इसको ऐसे लिखते हैं केजी, सॉरी इसको लिखेंगे हम ग्राम मीटर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं 10⁵, इसको हम बोलते हैं डाइन सीजीएस में। यानी सीजीएस में 1 जो फोर्स की यूनिट होगी वो होगी डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब इसकी बात करते हैं हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। मैंने बताया था ना फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो m की क्या होगी m और a LT-2, यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार पूछ ले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको याद रहने चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी फोर्स की यूनिट की, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले की। फोर्स के बाद अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे, उसने बेसिकली 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी है कंटिन्यू करेगी रेस्ट, मतलब इसको वैसे इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर लेती हूँ कुछ डायग्राम की हेल्प से। ये कोई बॉल है, ये स्मूथ सरफेस है और ये भी स्मूथ है, ये v वेलोसिटी से जा रही है और ये क्या है, रेस्ट है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या कंटिन्यूअसली मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा हमेशा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसमें कोई आपने फोर्स नहीं लगाया है तो वो कंटिन्यूअसली उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ कोई भी बॉडी है, कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state, है ना। तो यानी ये या तो एक स्मूथ सरफेस में अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर स्मूथ सरफेस में ये चल रहा है ना, और इसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये तो कंटिन्यूअसली क्या कहेगा, चलता रहेगा, अनलेस इस पे कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तभी रुकेगा ये, है ना। अब आप कहेंगे कि डेली लाइफ में तो हम बॉल को एक फ्लोर पे डालते हैं और फ्लोर स्मूथ होता है और वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, रुक क्यों जाता है ना। और न्यूटन कह रहा है कि अगर स्मूथ सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो चलता रहेगा। तो यानी बॉल अगर चल रही है सरफेस पे, वो रुक जाती है, तो यानी इस पर फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि जिसको हम स्मूथ समझ रहे हैं वो स्मूथ सरफेस नहीं है, उसमें भी थोड़े छोटे छोटे क्या है, बम्पी टाइप के दिखते हैं, बम्प्स दिखते हैं। छोटा छोटा क्या है, उसमें स्मूथनेस नहीं है, थोड़ी रफनेस है। वो रफनेस जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तब आपको दिखेगी। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया सबसे पहले बात होती है कि इनर्शिया जो टर्म है इसको दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो काफी बड़े साइंटिस्ट रहे, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन करी थी। और इसका मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, कोई भी मटेरियल है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट
क्या है, रेस्ट में है। अब रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई, क्या अपने आप नहीं चलेगा वो, यानी कि बॉल रुकी है अगर यहाँ पर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, अपने आप थोड़ा ना मूव कर जाएगी जब तक कि आप इस पे क्या कोई फोर्स ना लगाओ। जब इस पे फोर्स लगाओगे तभी ही ये क्या करेगी, मूव करेगी। और कोई बॉल अगर मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी अनलेस आप इस पे कोई फोर्स ना लगाओ। जब इस पे फोर्स लगाओगे तभी क्या होगी, ये रुकेगी। तो क्या है कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसमें मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ कंटिन्यूअस मोशन। तो ये अपने आप ही बाय इटसेल्फ मींस क्या है, बाय इटसेल्फ इट विल नॉट चेंज। तो इनर्शिया इज क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट विल नॉट चेंज इट्स बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ अ मोशन। अपने आप ही ये अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं करेगी और अपने आप ही अपनी ये मोशन वाली स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अब इनर्शिया भी हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के होती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप ये बताइए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगा कि भाई मैं रेस्ट में ही रहूं, मैं मूव ना करूं। मूव तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इसको आप डेली कई आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ये बस है, सपोज ये बस है और इस पे आप बैठे हैं, है ना, यहाँ आप बैठे हैं और बस अचानक से मूव करने लग गई, बस अचानक से मूव करने लग गई। तो बस जब अचानक से मूव करते हैं तो आप क्या पीछे गिरते हैं, है ना, पीछे की तरफ आप कहते हैं, आप महसूस करते हैं फोर्स लग रहा है आपको जो पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में की वजह से होता है। जब बस रुकी हुई थी तो आप भी रुके हुए थे, यानी आपकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ऑल ऑफ अ सडन आपकी बस के साथ आपको भी मूव करना पड़ा, बस के साथ आपको भी मूव करना पड़ा। तो जब आपको मूव करना पड़ा और आपकी वेलोसिटी क्या थी, आप इनिशियल क्या थे, रेस्ट में थे, तो आपको लगेगा कि मैं यही हूं और बस आगे चली गई। बस क्या आगे चली गई तो आप पीछे ही तो जाएंगे, आप क्या अपनी पोजीशन पे ही रुकने की कोशिश करेंगे ना, आप अपनी पोजीशन पे ही रुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ थे और कुछ टाइम बाद आपको बस आगे चली गई तो आपको लगेगा कि मैं यहीं रुक रहा हूं, तो आप पीछे फोर्स महसूस करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन सेम यही केस है। इसमें भी क्या है, आप बस में हैं, चलती हुई बस में बैठे हैं, आप सपोज आप चलती हुई बस में बैठे हैं और बस जा रही है, आप भी बस के साथ क्या है, मूव कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन बस रुक गई, तो यानी बस जब जा रही थी तो आप भी तो मूव कर रहे थे और बस अचानक से रुक गई तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि आप भी तो मूव, आपकी बॉडी एक मोशन में थी, आप क्या एक मोशन में थे तो आप आगे की जाएंगे। तो क्या है, आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आप आगे की तरफ जाएंगे। तो आप एक रेसिस्ट कर रहे हैं ना उसको कि भाई मैं अपनी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे ही जा रहा हूँ और ऑल ऑफ अ सडन रुक गई तो आप आगे जाएंगे तो आप गिरेंगे आगे की तरफ। ठीक है। तीसरा आप एग्जाम्पल इसी बस के एग्जाम्पल से लीजिए। बस एक टर्न आ गया, एक शार्प टर्न आ रहा है ना, बस भी शार्प टर्न में मूव करेगी। तो बस के साथ आप भी मूव कर रहे थे तो आप क्या ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, आप क्या ऐसे जाने की कोशिश करेंगे। तो आप बस एक शार्प टर्न में मूव करें तो एक सर्कल सा बनाएगी, है ना, एक सर्कल सा बनाएगी। तो यू विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो क्या है कि आप शार्प टर्न में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आप एक तरह की चेंज को क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। आप चेंज को क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं सारे केस में। यहाँ पर आप रेस्ट में थे, बस मूव करना शुरू हुई तो आप रेसिस्ट कर रहे हैं ना कि भाई मैं चेंज नहीं होगा। तो उस रेसिस्टेंस की रेसिस्ट जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से आप पीछे गिरेंगे, क्योंकि आप तो रेस्ट में ही थे अपनी इनिशियल पोजीशन पे। अब दूसरे केस में आप मोशन को रेसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन बस रुक गई तो अब आगे गिरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी। तो आप रेसिस्ट कर रहे हैं उस स्टॉप को, है ना। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बस ने
ऐसे टर्न लिया, तो आप रेसिस्ट कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी आप रेसिस्ट कर रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, है ना। तो आप उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे चलेगी तो आप कैसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे? शार्प टर्न पे अवे फ्रॉम द सेंटर आप फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, सेंटर से अवे आप जा रहे हैं, ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ टाइम बाद तो वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेते हैं ना आप चीज़ों को उस चीज़ से, लेकिन इनिशियल वे में ये इनर्शिया आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक रेसिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। अब इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे होगा? मेजरमेंट कैसे करेंगे इनर्शिया को? इनर्शिया का मेजरमेंट होगा मास से, ये बात ध्यान रखिए। इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होगा? मास से, यानी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है, ध्यान रखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, बहुत वेट का है, तो उसको मूव करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना। तो उसका क्या है, आपको बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको चेंज करना, है ना, उसको उठाना बहुत डिफिकल्ट होगा, उसका मोशन बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो रेस्ट में ज्यादा रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका मूव करना क्या है, उसकी स्टेट को मूव करना क्या है, उसको मोशन में लाना उतना ही डिफिकल्ट है, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा है। अगर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको उतना ही ज्यादा क्या है, मुश्किल होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा फोर्स जरूरत होगा रोकने के लिए। तो यानी मास क्या है? मेजरमेंट है इनर्शिया का। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका वो उतना ही इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, उसका उतना ही मोशन, उसको रेस्ट में लाना और उसको मोशन में लाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। समझ में आया? तो यह है इनर्शिया का। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था, पहले इनर्शिया आया था, यानी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पहले गैलीलियो द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूटन ने ही इनर्शिया के बेस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, फिर उसको आगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताए थे। तो इनर्शिया पहले आया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें है वो लीनियर मोमेंटम है। क्या है टॉपिक हमारा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को बेसिकली हम P से डिनोट करते हैं। ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? P इज इक्वल्स टू एम वी। क्या है? P इज इक्वल्स टू एम वी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी आप यूनिट बताइए क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? kg, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ये यूनिट होगी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m, और v की क्या होती है? LT-1, तो इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब देखिए, कोई अभी मैं इसको मोमेंटम को क्या बताती हूँ, मोमेंटम को बेसिकली आप ये होती है क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या किसकी होती है? ऑफ मोशन। कैसे कैसे कह रही है मैडम आप? कैसे समझाइए इसको जरा। देखो, ये आपका एक ग्लास है। क्या है? ग्लास है। यहाँ पर मेरे पास दूसरा ग्लास है और मैं यहाँ से एक स्टोन है, ये क्या है? स्टोन। इसका मास m है और ये v वेलोसिटी है। ये स्टोन को मैं इसके ऊपर गिरती हूँ और इनिशियल में जब v वेलोसिटी, यहाँ पर ये v वेलोसिटी होती है इसकी, u वेलोसिटी से गिरती हूँ और मैं चाहती हूँ ये ग्लास टूट जाए, लेकिन ये ग्लास क्या होता है? ब्रेक नहीं होता है, नहीं होता है। तो यानी मैं कैसे इस ग्लास को ब्रेक कर सकती हूँ? कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? दो तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। या तो मैं मोटा स्टोन ले लूं और वेलोसिटी यू ही रखूं, यहाँ पर ये वेलोसिटी भी आ गई, तब भी टूट जाएगा ग्लास। या मैं यही स्टोन लूं m, या इसमें मैंने m मास का स्टोन ले लिया, इसमें वही स्टोन है, m मास का ही स्टोन है, लेकिन इस समय इसकी वेलोसिटी मैंने क्या दे दी? u वेलोसिटी से घेरा, यहाँ v पहुंच गई, तब भी ये ग्लास क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यानी किसी भी ग्लास को तोड़ने के लिए या तो मास की डिपेंडेंसी है या क्या है? वेलोसिटी की डिपेंडेंसी है। या तो मास की डिपेंडेंसी है या तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी है।
तो इनके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम कहेंगे। और लीनियर मोमेंटम क्या है, इफेक्ट ऑफ मोशन भी है ना, इफेक्ट ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो मोशन में है, उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी उसका इफेक्ट देखा ना, मैंने बताया इफेक्ट क्या होगा, या तो ग्लास टूट जाएगा या ग्लास नहीं टूटेगा। तो इफेक्ट ऑफ मोशन किस पर डिपेंड कर रहा है, मास या वेलोसिटी पे, मास या वेलोसिटी पे। या तो मास बढ़ा दीजिए और वेलोसिटी वही रखिए तब भी ग्लास टूट जाएगा, या मास उतना ही रहने दीजिए, मास उतना ही रहने दीजिए और वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। दोनों में से एक चीज तो बढ़ानी पड़ेगी ग्लास को तोड़ना है। तो इफेक्ट ऑफ मोशन क्या है, उसको ही हम मोमेंटम बोलते हैं। मैंने आपको यूनिट बता दी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया है। अब आते हैं हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन न्यूटन ने, पहले मैथमेटिकली समझते हैं फिर उसकी बात बताऊंगी। मैथमेटिकली बताया है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाय dt, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इक्वल होगा डीपी बाय dt के। ठीक है, इसको डीपी बाय dt को कैसे लिख सकते हैं, डी एम वी अपॉन डी टी। एम अगर कांस्टेंट है तो एम डीवी बाय डी टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये ए का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। तो ये क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एम ए। ये बेसिक फॉर्मूला यही है भाई, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाय डी। अब इस केस में हमारा मास कांस्टेंट है, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है तो ये आएगा। ये अधिकतर हम आप जो आपका रॉकेट लॉन्चिंग होता है उसमें मास चेंज होता रहता है ना, कि पहले मास ज्यादा होता है, फिर वो फर्स्ट डी अटैच होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेकंड डी अटैच होता है, फिर ऊपर जाता है। तो बेसिकली वही है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोलता है, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एफ अप्लाइड, यानी कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो चेंज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ ये स्टूल रखा है, ठीक है, और मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ये इसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, है ना। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में चेंज होगा इसका। तो यानी रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। और इसमें एक्सटर्नल जब आप इक्वल लगाएंगे, यानी डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने 1 माना है, तो ये एफ के इक्वल ही हो जाएगा। तो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। अब जो हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पे भी वैलिड है और होल बॉडी पे भी वैलिड है। पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो हमें पता ही है कि भाई उसमें फोर्स लगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, उसका मास ये था, उसमें इतना मोमेंटम मिला। लेकिन अगर आप बॉडी है ऐसी बड़ी सी, तो आप इस पे अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको एफ एक्सटर्नल, ये एफ नेट होना चाहिए, है ना। ये एफ क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। इसको नेट लिख लो यहाँ पर, एफ ये नेट होना चाहिए, है ना। यानी ये क्या है, एफ नेट है, एक्सटर्नल नहीं सॉरी, एफ नेट। एफ जो नेट है वो कितना होना चाहिए, एफ नेट होना चाहिए। और यहाँ जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो टोटल एक्सेलरेशन होना चाहिए होल बॉडी का। ये नहीं कि इसके अलग अलग पार्टिकल का आप एक्सेलरेशन काउंट करेंगे, नहीं, आपको होल बॉडी का ही एक्सेलरेशन इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये एफ नेट है भाई, एफ नेट। ये आया समझ में।
अब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इंक्लूड है। देखिए एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, है कि नहीं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाए, किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन 0 है, यानी उसका v क्या है, कांस्टेंट है। उसका v क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। v a 0 हो जाए तो f नेट कितना हो जाएगा, 0 होगा, यानी उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहे थे हम, कि कोई बॉडी अगर स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है और उस पे एफ नेट, तो वो करती ही रहेगी अनलेस उस पे एफ नेट आप अप्लाई कर रहे हो। यानी इस पे अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओ और ये स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है तो मूव ही तो करती रहेगी। यानी अगर इसमें एफ नेट 0 है तो वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एफ नेट अगर 0 है तो वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कंटिन्यूअसली कोई बॉडी मूव कर रही है तो सिर्फ करती ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जो सेकंड लॉ में है उसमें फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है, इस इक्वेशन में फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है। कैसे, वो मैंने बता दिया कि अगर a 0 होगा तो एफ नेट 0 है, यानी a 0 है तो v कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो है ना। यही बात है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बताई थी। अब एक हम टॉपिक पढ़ते हैं, वो है इम्पल्स। इम्पल्स को हम बेसिकली आई से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स इनटू टाइम। यानी इम्पल्स क्या है कि किसी भी बॉडी पे अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, ये स्मॉल होता है और ये क्या होता है, लार्ज होता है, यानी उसके प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, हम इम्पल्स कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, किसी भी चीज पे अगर बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स कहेंगे। ठीक है। इम्पल्स बेसिकली आई से ही डिनोट होता है। जैसे एफ हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, डीपी बाई डी, यही है ना। तो dp लगा लीजिए, dp इज इक्वल टू एफ dt। यानी अगर f बहुत बड़ा हो जाए और बहुत छोटे टाइम के लिए लगे तो dt दिखाना पड़ेगा ना उसको, बहुत dt मीन्स वेरी स्मॉल टाइम, और f इज वेरी लार्ज, तो वी कैन डिनोट इट लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंट, सॉरी ये क्या है हमारा, चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये क्या है, इम्पल्स। तो यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या हो गया, डीपी हो गया, है ना। तो इसको ऐसे लिखिए, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ इम्पल्स का। जैसे कोई हथौड़ा है और एक कील को आप ठोक रहे हैं तो बहुत हैवी फोर्स लगाते हैं और बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं। ऐसे थोड़ा ना आप टिक 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 लगाते रहेंगे उस पर, एक बहुत हैवी फोर्स लगाते हैं, थोड़े टाइम के लगाएंगे ठक, तो उससे क्या होगा, वो इम्पल्स का एग्जाम्पल है। जैसे बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, बॉल आई, बॉल बहुत, आप एक बहुत तेज फोर्स लगाते हैं बहुत छोटे टाइम के लिए, क्योंकि बॉल और बैट का बहुत थोड़े टाइम का कॉन्टैक्ट है ना, बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगता है, वो इम्पल्स है। या कोई बॉलर अगर कैच कर रहा है, उसमें भी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इम्पल्स का। जैसे ये बॉलर है, ये सॉरी ये कैच कर रहा है किसी बॉल को और बॉल यहाँ आई है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब ये कैच कर रहा है और ऐसे कर रहा है, तो बॉल जब इसके हाथ को हिट करेगी तो बहुत फोर्स लगेगा, तो बॉलर क्या करते हैं, ऐसे पीछे खींच लेते हैं अपने हाथ को। क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि वो टाइम बढ़ाना चाहते हैं। यानी F1 T1 इज इक्वल टू F2 T2। अगर ये टाइम बहुत छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा, इंपल्स तो एक ही जैसा होगा ना, तो ये टाइम अगर छोटा है तो फोर्स बड़ा होगा। लेकिन किसी तरह से अगर वो टाइम बढ़ा दे तो फोर्स कम लगेगा उनके हाथ पे। बात समझ में आई, क्योंकि अगर बॉल को ऐसे रखते हैं तो बॉल को कैच किया तो बहुत तेज लगेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे कर लेती हूँ तो बॉल थोड़ा लेट आएगी मुझ पे, यानी टाइम बढ़ेगा, फोर्स घट जाएगा,
तो मैं इतने ज़्यादा अपने हाथ को हिट नहीं करूँगी। तो इसीलिए जो कैच करते हैं वो पीछे करते हैं हाथ को। अब आप देखिए, ये कहीं आपने देखा है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ हमने स्टडी किए थे स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर हमारे पास ये टाइम है और यहाँ हम फोर्स पे कर दें, ये t1 टाइम से और t2 टाइम तक एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इम्पल्स क्या होगा, एरिया ही तो होगा। F और T का प्रोडक्ट है तो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर इम्पल्स ऐसे है, फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल है ना, और टाइम ये दिया हुआ है, तो t1 और t2 के बीच का अगर हमें इम्पल्स निकालना है तो ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी मेथड है, जो भी ये फिगर बन रहा है, उस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इम्पल्स पे हमने बात करी कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। कुछ हम एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छी इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तो एक बुलेट, ये वुडन ब्लॉक है, 1.04 kg का बुलेट है, और ये क्या है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। तो ये बुलेट यहां पर जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है, 90 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है। तो ये बुलेट इस वुड ब्लॉक के अंदर गई और 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई, क्योंकि ब्लॉक अपना क्या है, रेसिस्टेंस लगा रहा होगा कि भाई रुक जाओ। ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप कोई बुलेट हिट कर रहे हैं एक वुडन ब्लॉक में 90 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, जिसका मास 0.04 kg है, तो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी ब्लॉक के अंदर जाने पर। तो कितना सेंटीमीटर रुक गई, 60 सेंटीमीटर रुक गई है। तो हमें बताना है कि F जो रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टिव फोर्स ये वुडन ब्लॉक ने लगाया है, वो कितना लगाया है, कितना लगाया है। F इक्वल्स टू हमें पता है ma होता है, तो m तो गिवन है, लेकिन हमें a नहीं पता, a नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। और s कितना है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर। और v कितना है, 0, क्योंकि रुक गई है बॉल, v 0, और u कितना है, 90 स्क्वायर, 2a और s, तो a कितना है, -90 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.6। ये क्या है, नेगेटिव आया, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस लगाया, यानी क्या है, रिटार्डेशन हुआ है। बुलेट धीरे धीरे क्या होती जा रही है, रुकती जा रही है, और बुलेट का कितना रिटार्डेशन है वो हमें निकाल सकते हैं इससे। तो -90 इंटू 90 अपॉन 2.6 है, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ ये आ गया है ना, तो ये क्या आएगा, 3 2 6, 3 3 9, 300 है ना, ये 4 हो गया। तो इसको आप निकाल लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 100, और ये 4 है, 25 है ना, 9 3 27, 270 इंटू 25। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, रिटार्डेशन आ गया। और F 0.04, और कितना रिटार्डेशन है, -6750। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना रिटार्डेशन आया है, 270 न्यूटन। ये आपका क्या आ जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स हो जाएगा बाय वुडन ब्लॉक ऑन दिस बुलेट। ठीक है, तो ये रेसिस्टिव फोर्स है, क्योंकि उसका रिटार्डेशन हो रहा है। बुलेट जब जैसे ही ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, वो धीरे धीरे ब्लॉक उसको रोकने की कोशिश करेगा, और ब्लॉक रोकने की कोशिश करेगा तो बुलेट पे क्या हुआ, रिटार्डेड फोर्स लगेगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा उसका। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक इम्पल्स वाला क्वेश्चन हम आपको और बताना चाहते हैं। एक बैट्समैन है, ठीक है, उसकी तरफ एक बॉल आ रही है, और बॉल कैसे आ रही है, ये बैट्समैन है, इसकी तरफ एक बॉल आ रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है, 12 मीटर पर सेकेंड, और बैट्समैन इस बॉल को क्या करता है, हिट कर देता है,
इस बॉल को क्या कर देता है, हिट कर देता है इस बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की ही डायरेक्शन में उसको हिट कर देता है। तो हमें बताना है कि इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल कितना होगा, इम्पल्स हमें बताना है। और हमें दिया है mv इज इक्वल्स टू 0.15 kg, यानी बॉल का मास हमें दिया है 0.15 kg। तो कैसे निकालेंगे बताइए। इम्पल्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम m, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v माइनस mu, यही तो लिखेंगे mu, mv माइनस mu यानी इनिशियल डेल्टा p, यही तो होगा। तो mv माइनस u। भाई बताइए पहले कैसे आ रही है, u v कितना है, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले लेते हैं सपोज 12, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, v है 12 मीटर पर सेकेंड और u कितना आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास m v कितना है 12 और -12, दोनों ही अपोजिट है, और m है 0.15, 12 + 12 24, 15 4 जा 66 कैरी, 15 2 जा 30, 36 और 15 4 66 कैरी 36, 3.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, केजी मीटर सेकंड इसकी यूनिट आएगी, आएगी नहीं आएगी। एक बार मल्टीप्लाई और कर लीजिए 24 का ना 15 यही आएगा, 15 4 जा 66, 15 जा 30 36, 3.6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इम्पल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स किसके होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब रेट चेंज करियो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, मोमेंटम की होगी, मोमेंटम की कितनी होती है mv, यानी m kg है ना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं f dt, या इसको लिख सकते हैं I को न्यूटन सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो आज हम इतना ही इस पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, और जो भी आपको क्वेरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या एनसीईआरटी से रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।